नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम नेक्स्ट क्रॉप पढ़ने वाले हैं वो है पिजन पी या फिर हम इसको बोले अरहर या तुअर हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रोसेस पढ़ाने वाला हूं। जो हमने ग्राम की क्रॉप पढ़ी थी, चने की क्रॉप पढ़ी थी, उसमें वो जो प्रोसेस है वो हमने डिस्कस नहीं की थी। तो पहले मैं वो आपको प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्रॉप जो है पिजन पी अरहर वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ग्राम हमने पढ़ा था, ग्राम में एक प्रोसेस होती है, निपिंग की जो प्रक्रिया होती है ये किस क्रॉप में होती है। सबसे पहले चीज क्वेश्चन बनेगा कि निपिंग की जो प्रोसेस है ये किसमें होती है। तो निपिंग की जो प्रोसेस होती है ये ग्राम में होती है। किसमें होती है? चने में। ठीक है, जो चना होता है, ग्राम होता है, बंगाल ग्राम होता है, जो चिकपी होता है, उसमें निपिंग की प्रोसेस होती है। और इस निपिंग की प्रोसेस को और क्या कहा जाता है? इसको क्लिपिंग भी बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं? इसको क्लिपिंग भी बोल देते हैं, या फिर इसको और क्या बोल देते हैं? टॉपिंग भी बोल देते हैं। याद रखना, क्या बोल देते हैं? इसको टॉपिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? क्लिपिंग भी बोल देते हैं और टॉपिंग भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो निपिंग की प्रोसेस ग्राम के अंदर होती है। अब होता क्या है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कैसे होती है निपिंग की प्रोसेस। क्लियर है? यहां पे मैं बनाऊंगा आपके लिए एक प्लांट। ठीक है, ये है हमारा जो भी है चने का प्लांट है। समझ जाना इसको, ये चने का हमारा प्लांट है। क्लियर है? अब इसमें निपिंग की प्रोसेस होती कैसे वो हमें समझना है। क्लियर? तो निपिंग की प्रोसेस पहली बात किसमें करते हैं? चने के अंदर करते हैं। कब करते हैं? तो याद रखना कि निपिंग की प्रोसेस कब की जाती है। निपिंग की प्रोसेस कब की जाती है, इसको ध्यान में रखना। कब की जाती है निपिंग की प्रोसेस? तो निपिंग की प्रोसेस करते हैं 30 से 35 दिन आफ्टर सोइंग। कब? बुआई के 30 से 35 दिन बाद करते हैं। कब करते हैं? बुआई के 30 से 35 दिन बाद निपिंग की प्रोसेस करते हैं। इस कब और कब करते हैं? जब इसमें क्या हो? 4 लीफ स्टेज हो। क्या हो? 4 पत्ती अवस्था हो। कब क्या हो? जब इसमें कितनी आ जाए? 4 पत्ती आ जाए। क्या आ जाए? 4 पत्तियां। 4 पत्तियां निकली हो 30 से 35 दिन बाद, बुआई के 30 से 35 दिन बाद 4 लीफ स्टेज, मतलब क्या हो? इसमें 4 पत्तियां निकली होनी चाहिए। दूसरी चीज, पौधे की हाइट कितनी होनी चाहिए? पौधे की हाइट लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर पौधे की हाइट होनी चाहिए। प्लांट की हाइट 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 30 से 35 दिन बाद करना है सोइंग के, और 4 लीफ स्टेज होनी चाहिए, मतलब 4 लीफ इसके अंदर आपको दिखनी चाहिए। करते क्या है इसमें? करते ये है कि ऊपर से, टॉप से क्या करते हैं? पहले तो निपिंग की प्रोसेस क्यों की जाती है? ताकि क्या हो? लेटरल ग्रोथ हो। क्या हो? लेटरल ग्रोथ हो। लेटरल ग्रोथ मतलब पार्श्व वृद्धि। पार्श्व वृद्धि मतलब कि ये जो साइड की ब्रांचें हैं, ये वाली ब्रांचें हैं, ये अच्छे से बढ़े। ये ब्रांचेस कब बढ़ेगी? जब हम ऊपर वाली ब्रांचेस को हटा देंगे। ये ऊपर से हम क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्या होता है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है? ये एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ऊपर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन क्या काम करता है? एपिकल डोमिनेंस का काम करता है, मतलब इसको, पौधे को लंबा करता है। तो अगर हम यहां से इसको काट देंगे, यहां से इसको निकाल देंगे। क्लिपिंग करना क्यों बोलते हैं? क्योंकि एकदम यहां से क्लिप कर लेंगे। टॉपिंग क्यों करते हैं? क्योंकि ऊपर से अपन निकाल रहे हैं। निपिंग क्यों बोलते हैं? चने में स्पेशली निपिंग ही बोला जाता है, पर क्लिपिंग और टॉपिंग वर्ड भी यहाँ पे सूटेबल है। क्यों? क्योंकि टॉप से हम 4 पत्ती वाली लिप को यहां से निकाल रहे हैं, टॉप से निकाल रहे, टॉपिंग बोल दिया। क्लिपिंग मतलब ऊपर से ऐसा यहाँ पे क्लिप कर लेंगे। ठीक है, और निपिंग इसको बोला ही जाता है। तो यहां से ये वाली जो ऊपर वाली जो है इसको हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पे निकाल देंगे तो ये है ऑक्सीजन जो है यहाँ पर नहीं बनेगा। ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो यहाँ पर इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, लेटरल ग्रोथ यहाँ पर होगी। ये बोलता है निपिंग। अब ये तो हम हाथ से कर सकते हैं मैन्युअली। अब 30 से 35 दिन बाद करते हैं सोइंग के। 4 लीफ स्टेज होना चाहिए, पौधे की हाइट 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ऊपर से हम निकाल देते हैं इसको। ठीक है, ऊपर से निकाल देते हैं, इसको निपिंग बोलते हैं। अगर हाथ से ना करें तो केमिकल से करेंगे। तो केमिकल कौन सा यूज करते हैं? टीबा। टीबा केमिकल यूज करते हैं यहां पे। कितना? @ 75 ppm। ये केमिकल डाल दो तो भी इसमें क्या हो जाएगी? निपिंग हो जाएगी। अब इस केमिकल से निपिंग हो जाएगी तो ये क्या होता है? इसका पूरा नाम क्या है टीबा का? इसको क्या बोलते हैं? ट्राई आयोडो ट्राई आयोडो बेंजोइक
एसिड, ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड इसका नाम है। 75 ppm इसका यूज करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, निपिंग हो जाएगी। एक तो हम हाथ से कर सकते हैं, एक हम केमिकल से कर सकते हैं, और क्या कि जो हमारा ग्राम का जो फील्ड है उसके अंदर आप क्या करो, ये हमारी क्या है, सीप और या फिर गोट, ठीक है, भेड़ या जो बकरी है इनका यूज करेंगे। यहां पर भेड़ और बकरी का जो झुंड होता है उनको इसमें से गुजार देंगे, ठीक है। मान लो हमारे चने का जो फील्ड है, खेत है, उसमें से मान लो भेड़ का जो झुंड है या बकरी का जो पूरा झुंड है उसको आप यहां से गुजार दो तो क्या होगा कि ये भी क्या करेंगे, इसमें निपिंग का ही काम करेगी, ऊपर ऊपर से पत्तियां खाती हुई निकल जाएंगी। तो वहां से उस तरीके से निपिंग हो सकती है, हाथ से अपन कर सकते हैं, केमिकल से भी कर सकते हैं। और कब करना चाहिए, प्लांट की हाइट इतनी होनी चाहिए, इतने दिन बाद, और 4 लीफ स्टेज होना चाहिए। इसको बोलते हैं निपिंग की प्रोसेस, जो मैंने ग्राम में नहीं करवाई थी यहां करवा रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगली क्रॉप के बारे में, ठीक। नेक्स्ट जो क्रॉप है हमारी उसके बारे में बात करें। नेक्स्ट क्रॉप क्या है हमारी, पिजन पी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अरहर, ठीक है। इसको और क्या बोला जाता है, इसको तुअर भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, तुअर भी बोला जाता है, ठीक। और क्या बोला जाता है इसको रेड ग्राम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेड ग्राम भी बोला जाता है, लाल चना भी इसको बोला जाता है। क्या क्या नाम है पिजन पी का, पिजन पी का नाम इसको अरहर भी बोला जाता है, तुअर भी बोला जाता है और रेड ग्राम भी बोला जाता है। याद रखना, अरहर को क्या क्या बोला जाता है, क्या क्या बोला जाता है अरहर को, याद रखना। पिजन पी को क्या क्या बोला जाता है, पिजन पी को क्या क्या बोला जाता है, पिजन पी को अरहर भी कहते हैं, तुअर भी इसको कहते हैं और रेड ग्राम भी इसी को कहते हैं। ये सारे नाम याद रखना। रेड ग्राम में कंफ्यूजन होता है, अभी कभी हम चिकपी को बंगाल ग्राम बोलते हैं तो इसको रेड ग्राम बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी पूरी प्रोसीजर अब समझते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं इसका, जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन देखते हैं, इसकी सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी के बारे में देखते हैं इसका, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी मतलब बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, ओरिजिन क्या है, क्या क्या इसमें मेन मेन चीजें हैं, ये सारी चीज देखेंगे। बाकी पूरा प्रैक्टिस पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका बॉटनिकल नेम, ठीक है। बॉटनिकल नेम या इसका वानस्पतिक नाम क्या है, बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम। तो इसका बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम की बात करो तो क्या है बच्चों, केजानस केजान। क्या है बॉटनिकल नेम, केजनस केजान। केजिनस केजान इसका क्या है, वानस्पतिक नाम है। क्या है, केजिनस केजान इसका वानस्पतिक नाम है। ये सब याद होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे और कुछ नहीं है। फिर हम नेक्स्ट बात करें इसकी फैमिली क्या है, फैमिली मतलब इसका परिवार या कुल की बात करें, किस कुल से बिलोंग करती है। तो याद रखना ये किस कुल से बिलोंग करती है, तो वही लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है, ठीक है। इसको फैबेसी भी बोला जाता है, लेग्यूमिनेसी भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने हैं, गुणसूत्र संख्या, इसकी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। गुणसूत्र संख्या इसमें 2n = 22, 22 इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ठीक है। 22 इसमें क्रोमोसोम नंबर रहते हैं। बेसिक क्रोमोसोम नंबर पूछा जाए तो 11 होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, उत्पत्ति स्थान कहाँ है इसका, ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान, इसका उत्पत्ति स्थान कहां पर है। तो बच्चों इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहां है, अफ्रीका। कहां है इसका उत्पत्ति स्थान, अफ्रीका जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। ये बेसिक जानकारी आपको क्लियरली समझ में आ गई हुई, ठीक है। बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, ओरिजिन क्या है। अभी और भी बेसिक जानकारी है, क्या क्या चीज है इसको देखते हैं। अब इसके अंदर बात करें प्रोटीन कितना होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट की बात करें, प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, क्योंकि पल्सेस क्रॉप है, पल्सेस में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन इसमें होता है 21 से 25%। याद रखना कितना, 21 से लेके 25% तक इसमें होता है प्रोटीन। अरहर के अंदर कितना होता है, 21 से 25। सबका पढ़ा हुआ है हमने, एक साथ पढ़ा हुआ जनरल एग्रीकल्चर पर, यहाँ फिर से पढ़ रहे हैं, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। प्रोटीन कितना होता है, 21 से 25% इसमें प्रोटीन होता है।
किस टाइप का प्लांट है ये? प्लांट टाइप की बात करें, प्लांट टाइप की बात करें तो ये C3 शॉर्ट डे प्लांट है। क्या कौन सा प्लांट है? C3 प्लांट है, C3 है, ठीक है। C3 का मतलब इसमें 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं। इसका जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा है? फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से लिया जाता है वो कौन लेता है? तो कार्बोक्सिलिक। कौन सा कार्बोक्सिलिक? तो RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेता है और फिर फर्स्ट प्रोडक्ट बनाता है फास्फोग्लिसरिक एसिड, जो क्रॉप रीजन में पढ़ेंगे। और ये शॉर्ट डे प्लांट है। अब ये शॉर्ट डे प्लांट है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये जो अरहर है ये कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल जितनी भी है सब की सब शॉर्ट डे प्लांट है। मतलब कौन सा प्लांट है शॉर्ट डे प्लांट? मतलब लघु प्रकाश अवधि वाली फसलें हैं। कैसा? लघु प्रकाश अवधि वाली फसलें। लघु प्रकाश अवधि वाली मतलब इसको दिन का प्रकाश कम चाहिए, रात लंबी चाहिए इसको, ठीक है। दिन का प्रकाश कम और रातें लंबी चाहिए, ठीक। और किस टाइप का ये प्लांट है और भी बात करें तो ये है जो कुछ किस टाइप का है? ऑफन सेल्फ पॉलिनेशन। ऑफन सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। ऑफन सेल्फ पॉलिनेशन मतलब इसमें 20% तक जो है क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कितना? 20% तक जो है इसमें पर परागण, 20% तक इसमें क्या होता है? पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और इसको क्या बोला जाता है? ऑफन सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब ज्यादातर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन थोड़ा सा ही होता है, इसलिए इसको ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पिजन पी जो है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट इसकी हम बात करें यहां पर, नंबर 6 हम बात करें, नंबर 7 तो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि इसका जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स है वो कितना होता है? हार्वेस्टिंग इंडेक्स मतलब इसको क्या बोलेंगे? कटाई सूचकांक। कटाई सूचकांक जो है इसका कितना होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी क्रॉप है सबसे लोएस्ट इसी में होता है। कितना? 19% होता है, जो कि लोएस्ट होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। सबसे कम इसी में होता है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स, हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है? हार्वेस्टिंग इंडेक्स का मतलब होता है कि बायोलॉजिकल यील्ड अपॉन में इकोनॉमिक यील्ड, इकोनॉमिकल यील्ड अपॉन में बायोलॉजिकल यील्ड, इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग इंडेक्स। हार्वेस्टिंग इंडेक्स का मतलब होता है, थोड़ा सा समझ लो, ये हमारा प्लांट है, ठीक है। इसमें ये लगी है पत्तियां और ये लगा है फल, क्लियर है। ये लगी पत्तियां और ये लगा है फल, समझना बात को, ये लगी पत्तियां और ये लगा है फल। तो इसमें इकोनॉमिक यील्ड मतलब, इकोनॉमिक यील्ड का मतलब होता है जो हमारे काम की है, जिससे हमें लाभ मिलने वाला है, जिससे हमें फायदा मिलने वाला है। तो ये जो फल है मतलब यहां मैं इकोनॉमिक यील्ड को क्या बोल दूं? ग्रेन, ठीक है। क्या बोल दूं? अनाज। ये ग्रेन जो है इकोनॉमिक यील्ड है, और ये तो इकोनॉमिक यील्ड हो गया। और बाकी पूरा ले लो, पूरा, ठीक है। इसमें ग्रेन भी आ जाएगा प्लस एक्स्ट्रा भी आ जाएगा, भूसा भी आ जाएगा। तो सिर्फ ग्रेन की बात करो तो वो इकोनॉमिक यील्ड, और बायोलॉजिकल यील्ड की बात करो तो पूरा जितना भी भूसा बच जाए, ग्रेन भी आ जाएगा, एक्स्ट्रा भी आ जाएगा पूरा। तो इसके रेशियो को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग इंडेक्स बोलते हैं। हार्वेस्टिंग इंडेक्स दिया किसने? तो डोनाल्ड ने, याद रखना, किसने? डोनाल्ड ने हार्वेस्टिंग इंडेक्स दिया था। हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसने दिया? डोनाल्ड ने। इसको कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी बोला जाता है, इसको पार्टीशनिंग एफिशिएंट, पार्टीशनिंग कोफिशिएंट भी इसी को कहा जाता है। इसको अपन सिंक अपॉन सोर्स भी बोल देते हैं। सिंक अपॉन सोर्स क्या होता है वो भी समझ लीजिए। सिंक अपॉन सोर्स क्या होता है? सिंक अपॉन सोर्स क्या होता है? इसको सिंक अपॉन सोर्स भी बोल देते हैं। सिंक का मतलब होता है वही ग्रेन, और सोर्स का मतलब होता है वही अपना जो बायोलॉजिकल यील्ड, ग्रेन प्लस एक्स्ट्रा, ग्रेन प्लस एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब इसीलिए बोल देते हैं सिंक। सोर्स का मतलब होता है, सोर्स वो एरिया होता है जहां पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है, समझना। सोर्स क्या होता है? सोर्स वो स्थान होता है पौधे के अंदर जहां पर प्रकाश का संश्लेषण होता हो, फोटोसिंथेसिस होता हो। तो पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहां होता है? तो पत्तियों में होता है। तो पत्तियां क्या हो जाती है? सोर्स। और जहां पर फोटोसिंथेसिस का एक्युमुलेशन होता है, जहां पर फोटोसिंथेसिस इकट्ठा होता है, इकट्ठा कहां होता है? इकट्ठा होता है ग्रेन, मतलब कहां एक्युमुलेट होता है? ग्रेन में
फल के अंदर बनता है तो उसको बोलते थे सिंक। तो सिंक अपन सोर्स क्या हो जाता है, उसी को हार्वेस्टिंग इंडेक्स, उसी को कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस बोलते हैं। बट कोफिशिएंट इफेक्टिवनेस किसने बोला है, तो नीची पोरीविक ने हार्वेस्टिंग इंडेक्स को कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस बोला है। सब कुछ आपके नोट्स में है, ठीक है। और क्या पॉइंट है यहां पर बात करें कि यहां पर जो आप ये बात करें किसकी, अरहर की, नंबर 7 के बाद नंबर 8 बात करते हैं। तो यहां पे नंबर 8 बात करते हैं कि इसका जो जर्मिनेशन टाइप है वो कैसा है। जर्मिनेशन टाइप, जर्मिनेशन टाइप मतलब अंकुरण प्रकार, ठीक है। इसका जो अंकुरण प्रकार है वो किस टाइप का है, क्यों, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट वो भी बताऊंगा। इसका जो अंकुरण प्रकार है वो होता है हाइपोजियल, हाइपोजियल होता है, ठीक है। क्या होता है, हाइपोजियल, हाइपोजियल होता है। अब ये हाइपोजियल क्या होता है, हाइपोजियल क्या होता है सर, हाइपोजियल क्या होता है और इपीजियल क्या होता है, समझो। यहां पे दो टर्म है, ठीक है, दो टर्म होता है, एक होता है हाइपोजियल, ठीक है, एक होता है हाइपोजियल, एक होता है इपीजियल, एक होता है इपीजियल। देखो समझना बात को, ये है हमारा, ये हमारी सोइल, क्लियर है, क्या है, ये है हमारी सोइल। अब सोइल के नीचे हमारा क्या है, यहां पर ये है सीड, ठीक है, ये हमारा क्या, सीड। अब सीड में क्या होता है, एक रेडिकल होता है, एक प्लूमुल होता है, क्लियर है। रेडिकल होता है, प्लूमुल होता है। प्लूमुल से क्या निकलता है, प्लूमुल से निकलता है शूट और रेडिकल से निकलती है रूट। रेडिकल से क्या निकलती है, रेडिकल से निकलती है रूट, ये निकलती है रूट, ठीक है, रेडिकल से निकलेगी रूट, बाद में सेमिनल रूट्स, क्राउन रूट्स, एडवेंटियस रूट में बदल जाती है। यहां पर निकलता है क्या, ठीक है, यहां पर निकलता है क्या, यहां पर निकलता है प्लूमुल। प्लूमुल से क्या बनता है, हमारा स्टेम बनता है। तो ये जो प्लूमुल बनता है तो यहां पर पहले निकलेगा क्या, ये है ना। सोयाबीन में आपने देखा होगा दो ऐसी दालें निकलती है, पहले दालें निकलती है और दालों से फिर क्या बनती है, पत्तियां बननी शुरू होती है, पत्तियां बननी शुरू होती है। तो यहां पे कोटिलीडॉन निकलते हैं, ये क्या है, कोटिलीडॉन, ठीक है। तो डाइकोटिलीडॉन जितनी भी है, डाइकोटिलीडॉन, डाइकोटिलीडॉन, उसमें इस तरीके की कंडीशंस बनती, बताता हूं अभी। तो ये पहले कोटिलीडॉन बन जाएगा, मतलब जमीन के अंदर ही, ये हमारी सोइल है, सोइल के अंदर ही क्या हुआ, कोटिलीडॉन बन गया। और कोटिलीडॉन से फिर क्या, यहां से पत्ती बाहर आती है, सीधे सीधे पत्ती बाहर आती है, लीव्स बाहर आती है। तो ये कोटिलीडॉन कहां, जमीन के अंदर ही बन गया, तो इसको बोलते हैं हाइपोजियल। हाइपो मतलब होता है अंदर, जब कोटिलीडॉन जमीन के अंदर ही रहा, मतलब बाहर, जैसे सोइल के अंदर से बाहर निकलेगा तो पत्ती बाहर निकलेगी, सोइल के अंदर से जब बाहर निकलेगा तो पत्ती बाहर निकलेगी, उसको बोलते हैं हाइपोजियल, ठीक है। सेकंड कंडीशन समझना आप, सेकंड कंडीशन क्या है, ये हमारा हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा हो गया सीड, सीड से बनेगा हमारा ये रूट सिस्टम, और यहाँ रूट सिस्टम के बाद ये यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो है कोटिलीडॉन जो है सोइल के बाहर आ गए, ठीक है, ये हमारी सोइल है। अब कोटिलीडॉन पहले यहाँ आ गए, है ना, ये कोटिलीडॉन है, कोटिलीडॉन है। अब ये कोटिलीडॉन निकलने के बाद यहां पर क्या निकलेगी, पत्तियां निकलेगी, ठीक है, कोटिलीडॉन निकलने के बाद पत्तियां निकलेगी, मतलब ये सोइल के ऊपर आने के बाद निकला, तो इसको बोलते हैं एपीजियल कंडीशन। यहां पर कोटिलीडॉन अंदर ही है और जमीन के बाहर सीधे पत्तियां निकलती, जैसे आपने देखा ना गेहूं में, गेहूं में क्या होता है, सीधे पत्तियां निकलती जमीन के अंदर, सीधे ऐसी, ठीक है, सीधे पत्तियां निकलती है। यहां पर आप देखो सोयाबीन में, सोयाबीन में हम क्या देखते हैं, सोयाबीन में आप देखोगे ना, तो सोयाबीन में पहले क्या निकलेगी, ऐसी दो दालें निकलती हैं, उसके बाद से पत्तियां बनना शुरू होती है, ठीक है। तो सोयाबीन क्या है, इपीजियल है, गेहूं और जितनी भी सीरियल क्रॉप है वो क्या है, हाइपोजियल है। मतलब आप इतना सा याद रखो कि जिनमें जमीन से अंदर से ही पत्ती बाहर आए, पत्ती बाहर आए, वो क्या है, हाइपोजियल। और जिनमें पहले क्या है, कोटिलीडॉन बाहर आए, कोटिलीडॉन मतलब दाल बोल सकते ना, जिसमें पहले कोटिलीडॉन बाहर आए और उसके कोटिलीडॉन के बाद पत्तियां बने, तो वो होता है एपीजियल। एपी मतलब बाहर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहां पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि जितनी भी हमारी खरीफ पल्सेस है, खरीफ पल्सेस है, जितनी भी खरीफ पल्सेस है वो कैसी होती है, जितनी भी खरीफ पल्सेस है वो एपीजियल होती है। जैसे आपका मूंग हो गया, ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, खरीफ पल्सेस की बात कर रहा हूं, मूंग हो गया, उर्द हो गया आपका, ये जितनी भी है ये सारी की सारी क्या है, एपीजियल है। लेकिन यहां पर ये याद रखना कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या, पिजन पी, पिजन पी खरीफ में है लेकिन हाइपोजियल है। इसलिए इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि
जो पिजन पी है उसका जर्मिनेशन टाइप कौन सा है। तो हम सोचते हैं कि खरीफ क्रॉप है और जितनी भी खरीफ पल्सेस होती है सब में एपीजियल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शन है। इसमें पिजन पी में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। क्लियर है, इसलिए इसको याद करना है। समझ में आ गई बातें, एपीजियल क्या होता है, हाइपोजियल क्या होता है। ठीक है, चलो ये एपीजियल हाइपोजियल भी आपको समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 8 की बात करें, यहां पे पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो यहां पे क्या होता है, इसका जो ये जो क्रॉप है, ये जो क्रॉप है ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड हमने पढ़ा। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, ये जो क्रॉप है ये क्या होती है, ये सबसे जितने भी पल्सेस क्रॉप है सब में ये क्या होती है, मोस्ट डॉट टॉलरेंट क्रॉप होती है। ठीक है, ये याद क्या रखना है, मोस्ट डॉट टॉलरेंट क्रॉप among the cereal, among the pulses, sorry, among the pulses। तो जितनी भी दाल वाली फसलें हैं उनमें इसमें सबसे अधिक सूखा सहने की क्षमता है। ठीक है, दाल वाली फसलों में सबसे अधिक सूखा सहने की क्षमता है। इसमें दाल वाली फसलों में सबसे अधिक सूखा सहन करने की क्षमता है, सूखा सहन करने की क्षमता है। ठीक है, सबसे अधिक सूखा सहन कर सकती है। ऐसा क्यों कर पाती है, याद रखना, ऐसा इसलिए कर पाती है, पॉइंट नंबर 10, क्यों, क्योंकि इसमें डीप रूट सिस्टम होता है। डीप रूट सिस्टम, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, टेप रूट सिस्टम। टेप रूट सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या होता है, गहरी जड़ें होती है। इसमें क्या होती है, क्या होती है, जड़ें जो इसकी क्या होती है, जड़ें जो है वो गहरी होती है। याद रखना, जड़ें इसमें काफी गहराई तक जाती है। अब जैसे मान लो ये हमारा प्लांट है, इसमें जड़ें एक तो यहां पर है, ठीक है, एक जड़ें यहां पर है। अब यहां पर है तो क्या होगा, ये बस इस एरिया में अगर कोई पानी होगा तो वो पानी ले लेगी बस। फिर पानी तो क्या होगा, ड्रॉट एरिया है तो वहां पर पानी तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, ड्रॉट एरिया है जहां पर सूखा है वहां तो पानी नीचे चला गया, ऊपर तो पानी रहेगा नहीं। तो यहां पर क्या होता है, ये जो अरहर की क्रॉप होती है इसमें जो रूट सिस्टम होता है वो नीचे तक जाता है। ठीक है, डीप रूट सिस्टम होता है, तो ये नीचे से इजीली पानी भी ले लेती है और न्यूट्रिएंट भी ले लेती है, इसलिए ये सूखा सहन कर पाती है। समझ में आ गया। तो याद रखना, जितनी भी डीप रूटेड क्रॉप होती है वो हमेशा ड्रॉट टॉलरेंट होगी। जिनकी जड़ें गहराई में जाती है वो हमेशा सूखा सहन करने वाली होगी। याद रखने का एक तरीका कि जितनी भी गहरी जड़ें वाली वो सूखा सहन करने वाली होगी। क्यों, क्योंकि जिनकी जड़ें अंदर तक जाएगी तो अंदर से पानी और न्यूट्रिएंट आराम से ले पाएगी, इसलिए वो सूखा सहन कर पाती है। और जिनकी जड़ें गहराई में नहीं जाती वो सूखा सहन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इसमें गहरी जड़ें होती हैं, गहरी जड़ प्रणाली होती है। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, इसमें जो है क्या होता है, गहरी जड़ प्रणाली होती है, गहरी जड़ प्रणाली होती है। इसमें जल प्रणाली क्या होती है, गहरी होती है। ठीक है, यह चीज समझ गया। हार्ड क्रॉप भी बोलते हैं इसको, हार्ड क्रॉप इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह सूखा सहन कर लेती है, इसलिए इसको हार्ड क्रॉप भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 10 के बाद पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं। इसमें सोइल कैसी चाहिए, ठीक है, इसमें मृदा कैसी चाहिए, ये वाली बात अब करते हैं। इसको लाइट टेक्सचर सोइल चाहिए। कैसी, लाइट टेक्सचर, लाइट टेक्सचर सोइल चाहिए जिसमें क्या हो, वेल ड्रेन सोइल। लाइट टेक्सचर और वेल ड्रेन सोइल मतलब जिसमें ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छी हो, ठीक है, जिसका कलर एकदम बिल्कुल लाइट हो, लाइट टेक्सचर इसका हो। ठीक है, वैसी फसल, ऐसी जो सोइल होती है वो पिजन पी के लिए बेहतरीन होती है। कौन सी, लाइट टेक्सचर मृदा, या उसमें जिसमें पानी अच्छे से खास ड्रेन हो जाए, जिसमें जल निकास अच्छा खासा हो। तो लाइट टेक्सचर सोइल या जल निकास मतलब बोल सकते हैं क्या, हल्की बनावट मृदा। टेक्सचर मतलब बनावट, हल्की बनावट वाली मृदा होनी चाहिए और जल निकास जो है वो अच्छा होना चाहिए, जल निकास अच्छा होना चाहिए। जिसमें जल निकास अच्छा हो, हल्की बनावट हो मृदा की, वो जो सोइल बेस्ट मान दी जाती है। मतलब अगर पीएच की बात करें तो पीएच कितना होना चाहिए, लगभग 5 से लेके 8 इसमें पीएच होना चाहिए। ठीक है, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये सैलिनिटी के प्रति टॉलरेंट नहीं कर पाएगी। पॉइंट नंबर 12 की बात करते हैं, सीड रेट, बीज दर की बात करते हैं।
बीज दर कितनी चाहिए इसमें, अरहर के अंदर बीज दर कितनी चाहिए, जितनी सोरगम में, कितनी 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर इसमें लगती है क्या, बीज दर कितनी, 12 से 15 केजी हेक्टेयर बीज दर इसमें लगती है। स्पेसिंग की बात करें, फसल अंतरण, स्पेसिंग या अंतरण की बात करें, ठीक है, अंतरण की बात करें तो 60 गुणित 15 सेंटीमीटर इसमें रखा जाता है। रो टू रो, ये रो टू रो, और ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, पंक्ति से पंक्ति और कतार से कतार की जो दूरी है, कतार से कतार और पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है 60 गुणित 15 रखते हैं। सोइंग टाइम, बुआई का समय, सोइंग टाइम की बात करें या जो बुआई का जो समय है उसकी बात करें तो बुआई का समय इसमें कब है, फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ जून, मतलब जून का पहला पखवाड़ा, जून का पहला पखवाड़ा, मतलब कि 15 जून के समथिंग इसमें हमें सोइंग कर देनी चाहिए, ठीक है। और क्या चीज आज इसमें समझोगे, प्लांट पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, ये हो गया 13.14 और 15। अब प्लांट पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, प्लांट पॉपुलेशन, पौध संख्या, पौध संख्या इसमें कितनी होनी चाहिए। अगर खरीफ क्रॉप है, खरीफ में आप ले रहे हो तो इसमें लगभग 55,000 प्लांट पर हेक्टेयर, 55,000 प्लांट पर हेक्टेयर। अगर विंटर वाली है, ठीक है, रबी वाली है तो 3,33,000 प्लांट पर हेक्टेयर, इतनी प्लांट पॉपुलेशन इसके अंदर होनी चाहिए। क्लियर है। अब इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लगता है, डिजीज, इसके अंदर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक डिजीज लगती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक रोग लगता है जिसका नाम क्या है, स्टर्लिटी मोजेक, ठीक है, स्टर्लिटी मोजेक, क्या बोलते हैं, स्टर्लिटी मोजेक। स्टर्लिटी मोजेक जो है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है, अरहर में सबसे खतरनाक बीमारी है स्टर्लिटी मोजेक। और ये क्या है, ये वायरस है, क्या है, ये एक वायरल डिजीज है, वायरस डिजीज है, ठीक है। वायरस कौन सा, पिजन पी स्टर्लिटी मोजेक वायरस, पिजन पी स्टर्लिटी मोजेक वायरस। अब ये किसके द्वारा फैलता है, इसका वेक्टर क्या है, इसका वाहक क्या है, इसका वाहक जो है वो एक माइट है, एक मकड़ी है, नाम क्या उसका, इडियोफाइट माइट, क्या है नाम, इडियोफाइट माइट, मतलब क्या है, एक मकड़ी, एक मकड़ी जो है इसका वेक्टर है। और उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उस मकड़ी का नाम क्या है, उसका नाम है एसेरिया केजानी, ठीक है, क्या नाम है, एसेरिया केजानी इसका नाम है, लिख देता हूं हिंदी में, एसेरिया केजानी। एसेरिया केजानी जो है ये मकड़ी है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, स्टर्लिटी मोजेक होता है किसके अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। स्टर्लिटी मोजेक जो है वायरस डिजीज है और ये किस क्रॉप से संबंधित है, तो अरहर से संबंधित है, पिजन पी से संबंधित है। किसके द्वारा फैलती है, तो एरियोफाइट माइट जो है एक मकड़ी है उसके द्वारा फैलती है, उसका नाम क्या है, तो एसेरिया केजानी उसका नाम है। क्लियर है, उसका कोडोलिज्म क्या है, साइंटिफिक नेम एसेरिया केजानी। तो अब इसमें एक क्या लगता है, इंसेक्ट भी लगता है, उस इंसेक्ट का नाम क्या है, उस इंसेक्ट का नाम क्या है, उस इंसेक्ट का नाम है टूर पॉड फ्लाई, नाम क्या है, टूर पॉड फ्लाई, क्या है, तुअर फल मक्खी, फली मक्खी, फली मक्खी, तुअर फली मक्खी, तुअर फली मक्खी, ठीक है, टूर पॉड फ्लाई। नाम क्या है इसका, मेलानो ग्रोमाइजा ऑब्टूसा, मेलानो ग्रोमाइजा ऑब्टूसा, मेलानोग्रोमाइजा ऑब्टूसा, ठीक है, मेलानोग्रोमाइजा ऑब्टूसा इसका नाम है, मेलानोग्रोमाइजा ऑब्टूसा इसका नाम है। अरहर की किस्मों की अगर हम बात करें कि अरहर में किस्में, अरहर की वैरायटीज की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग है। अरहर की वैरायटीज में एक सबसे पहले होती है अर्ली,
ठीक है, अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी, जो जल्दी पक जाती है, ठीक है, जल्दी वाली, ठीक है, अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी। मोस्ट आईएमपी है, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। अर्ली मैच्योरिटी में आती है एक आपकी उपास 120, ये कितना 120 दिन में तैयार हो जाती है, ठीक है, 120 दिन में। एक आती है प्रभात, क्या, एक कौन सी आती है, उपास के अलावा एक आती है प्रभात, 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 ये जो है ये एक्स्ट्रा अर्ली है, याद रखना, क्या, ये एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी है, अधिक जल्दी आने वाली। ये 110 दिन से 120 दिन में तैयार हो जाती है, 110 से 120 दिन में। इसके बाद आपकी ICPH 8, ये फर्स्ट हाइब्रिड है, फर्स्ट संकर किस्म है, फर्स्ट संकर, फर्स्ट हाइब्रिड है ये। किसने इसको डेवलप किया, इसको डेवलप किसने किया, इक्रिसेट ने। इक्रिसेट ने इसको डेवलप किया कब, 1991 में, ठीक है। इसलिए पूछा जाता है कि इक्रिसेट में मेन किसका काम होता है, तो अरहर का काम होता है। 1951 में इस वैरायटी को ICPH 8 को डेवलप किया गया था इक्रिसेट में, जो कि हैदराबाद में है, 1972 में बना। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सेमी एरिड टॉपिक्स के लिए, ठीक है। एक PPH 8 होती है, ये भी हाइब्रिड वैरायटी है, PPH 4, ये भी हाइब्रिड वैरायटी। तो 4 जो है ये अर्ली वैरायटी है। उसके बाद बात करते हैं एक वैरायटी और जो मीडियम है, एक वैरायटी है मुक्ता। कौन सी वैरायटी है, मुक्ता वैरायटी। ये करीबन 150 से 180 दिन में तैयार होती है, ठीक है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, ये म्यूटेंट वैरायटी है, उत्परिवर्तित, कौन सी वैरायटी है ये, उत्परिवर्तित, उत्परिवर्तित किस्म, ठीक है, ये याद रखना। म्यूटेंट वैरायटी है मुक्ता किसकी, अरहर की। बाकी ये सारी जो है किस्म हमने डिस्कस कर ली। तो अरहर के लेक्चर में इतना ही था, जितना भी था सारा सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, किस्म वगैरह, अर्ली वैरायटी, सब कुछ, जितने भी इंपॉर्टेंट IMP पॉइंट थे सारे डिस्कस। ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम क्रॉप के बारे में, ठीक है। ये दोनों क्रॉप जो है एक साथ हम डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन करके इसको हम पढ़ेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम तुलना करके पढ़ेंगे, दोनों में काफी सारी सिमिलरिटीज हैं, तो एक साथ इसको हम कंप्लीट करेंगे। और यहां से बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सड़ा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो आपसे नहीं बन पाता है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे यहां पर कि इनका जो है बॉटनिकल नेम क्या है। सबसे पहली चीज बात करेंगे क्या, यहां पर बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम जो है वो क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका बॉटनिकल नेम और वानस्पतिक नाम। ग्रीन ग्राम का क्या है, ब्लैक ग्राम का क्या है, मूंग का क्या है, उड़द का क्या है। ग्रीन ग्राम का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, विग्ना रेडिएटा, ठीक है, क्या नाम है, विग्ना रेडिएटा। और ब्लैक ग्राम उड़द का क्या है, विग्ना मूंगो, क्या है, विग्ना मूंगो। अब यहां पर कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन होता है यहां पर यही कंफ्यूजन होता है, विग्ना मूंगो, यही कंफ्यूजन होता है। हमें ऑप्शन में दिया रहता है कि विच वन इज द बॉटनिकल नेम ऑफ ग्रीन ग्राम, कि ग्रीन ग्राम या मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है। हमें पहले ही ऑप्शन दे देगा विग्ना मूंगो। हम क्या सोचते हैं कि मूंग नाम क्या है, ग्रीन ग्राम मूंग, तो इसका बॉटनिकल नेम भी क्या होगा, विग्ना मूंगो होगा। लेकिन ये उल्टा है, ये उड़द का नाम है मूंगो और जो मूंग है उसका नाम है विग्ना रेडिएटा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यहीं पे हम गलती कर देते हैं, मूंग है तो विग्ना मूंगो लगा देते हैं, जबकि विग्ना मूंगो नाम किसका है, उड़द का है, ब्लैक ग्राम का है, ठीक है। क्या नाम है, विग्ना रेडिएटा, ठीक है। और इसका नाम क्या है, विग्ना मूंगो, ठीक है, विग्ना मूंगो इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसको और क्या बोला जाता है, आल्सो नोन एज, ठीक है। इसका एक और बॉटनिकल नाम है, याद रखना, इसका एक और बॉटनिकल नाम है, किसका, इसका एक और बॉटनिकल नाम है क्या, फेसियोलस ओरियस, ये भी बोला जाता है, फेसियोलस ओरियस, फेसियोलस ओरियस भी किसका नाम है, नया नाम है किसका, ग्रीन ग्राम का। ये भी याद रखना है कि फेसियोलस ओरियस इसका नया नाम है। और इसको और क्या कहते हैं, ग्रीन ग्राम को मैं बता दूं आपको, ग्रीन ग्राम को गोल्डन ग्राम भी कहा जाता है,
क्या कहा जाता है इसको? ग्रीन ग्राम को गोल्डन ग्राम, सुनहरा चना भी कहते हैं, गोल्डन ग्राम भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? गोल्डन ग्राम भी कहा जाता है। ये आप चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ बात करते हैं इनकी फैमिली की, ठीक है। फैमिली मतलब कुल परिवार की बात करें तो ये भी क्या है? लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली से है। यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ लेग्यूमिनेसी, दोनों लेग्यूमिनेसी फैमिली से हैं। देन हम यहाँ पे बात करते हैं इनके क्रोमोसोम नंबर की, क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो कितना होता है? इसमें भी 2n बराबर कितना होता है? 22, और इसमें भी जो है 2n बराबर कितना होता है? 22, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर भी दोनों में सेम होते हैं। सीड रेट की अगर बात करें, यहाँ पर बीज दर, सीड रेट या बीज दर की बात करें तो कितनी होगी बीज दर? यहाँ पर होती है वही 12 से 15 kg पर हेक्टेयर, और यहाँ पे भी 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। दोनों मुख्यतः क्या है? खरीफ क्रॉप है, लेकिन जायद में भी उगाई जा सकती है। दोनों मुख्यतः कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है, पर जायद में भी लगाई जा सकती है, ठीक है। जायद में भी लगाते हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा लास्ट में। अभी कंपैरिजन फॉर्मेट में हम पढ़ रहे हैं। सीड रेट हो गया, ठीक है। अब इनकी जो है वेराइटीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। सीड रेट हो गया इनका, गुणसूत्र संख्या हो गया, फैमिली हो गई। प्रोटीन की बात कर लेते हैं, इसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है? प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन जो है मूंग में ये पाया जाता है 25% और इसमें पाया जाता है 24%। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बनेगा, ठीक है। इसमें 24 होता है, इसमें 25 होता है। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि उसने मूंग का पूछा है, उर्द का पूछा, क्योंकि एक का 25 है, एक का 24 है। तो मूंग है उसका 25, उर्द का है 24, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसमें वेराइटीज़ की बात कर लेते हैं। वेराइटीज़ या किस्म की बात कर लेते हैं। इसका है T1, ये फर्स्ट हाइब्रिड है, ठीक है, फर्स्ट वेराइटी है, ठीक है, ये फर्स्ट वेराइटी है। और ये है T9, ये भी क्या है? फर्स्ट वेराइटी है, T9, ठीक है। ये T1 है, T9 है, 1948 में डेवलप की गई है फर्स्ट वेराइटी। और किस्म की बात करें तो इसमें होता है धुलिया। कौन सी वेराइटी है? धुलिया वेराइटी। इसमें यहाँ पे बात करो तो ये होता है सरला। कौन सी वेराइटी? सरला। कपिल शर्मा शो में रहती ना सरला, वही सरला, CO1। ये इसकी वेराइटीज हो गई, ठीक है, बेसिक बेसिक वेराइटी। और क्या बात करेंगे यहाँ पे? वेराइटीज हो गई। वेराइटीज के अलावा और चीजें देखो, यहाँ पर जो है इन क्रॉप में कंटेन होता है। यहाँ पर जो है ये मूंग में अंदर ये क्या करता है? विटामिन सी का संश्लेषण, विटामिन सी का संश्लेषण इसमें होता है। और यहाँ पर कंटेंट पाया जाता है क्या? फास्फोरिक एसिड यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर विटामिन सी का संश्लेषण होता है, यहाँ पे फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। फास्फोरिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? मूंग के अंदर, या उड़द के अंदर फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। और ये जो होता है अपना मूंग, उसके अंदर विटामिन सी का संश्लेषण होता है। क्लियर है? अभी समझिए। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो देख लीजिए। दोनों में कॉमन है। ये क्रॉप जो है किसमें ये यूज होती है? यूज्ड एज कैच क्रॉप और ग्रीन मैन्योर क्रॉप, ठीक है। मतलब ये किस प्रकार में? कैच क्रॉप में और ग्रीन मैन्योर क्रॉप में। याद रखना, ये कैच फसल और हरी खाद फसल में इस्तेमाल होती है, ठीक है। इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। कैच क्रॉप में भी और हरी खाद वाली फसल में भी इनका यूज किया जाता है। हरी खाद के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैच क्रॉप का मतलब क्या है कि हमारी मेन क्रॉप जब खराब हो जाती है तो हमें अगला सीजन लेने के लिए, अगला सीजन ओवरकम करने के लिए, अगला सीजन पकड़ने के लिए कम ड्यूरेशन वाली फसल लगा देते हैं। तो मूंग और उड़द लगा देते हैं ताकि वो 1-2 महीने में आ जाती है और अगला सीजन हमें आराम से मिल जाता है, ठीक है। और कुछ है इसमें? सारी चीज हमने डिस्कस कर ली। इसके अंदर खरीफ क्रॉप है ये,
लेकिन जायद में भी इनका इस्तेमाल हो जाता है। खरीफ क्रॉप है और जायद में भी इनका इस्तेमाल हो जाता है। इसमें डिजीज़ की बात करें, रोग की बात करें, ठीक है, इनके अंदर रोग की बात करें तो यहाँ पर यह लगता है येलो मोजेक, जो सोयाबीन में लगता है कौन सा, येलो मोजेक, ठीक है, येलो मोजेक लगता है और विल्ट लगता है, मुरझाना, ठीक है, मुरझाना, मुरझा जाते हैं, और पीला मोजेक रोग इसमें लगता है। और कीट की बात करें तो कीट, इंसेक्ट की बात करें, अगर कीट की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, पोड बोरर, ठीक है, फली छेदक और टोबैको कैटरपिलर इसके अंदर लगता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो बॉटनिकल नेम जिनका बड़ा कंफ्यूजिंग है, प्रोटीन कंटेंट हो गया, इनका क्रोमोसोम नंबर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखनी है, ठीक है। मूंग और उर्द में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।